ये कहानी है अंकुश और स्वीटी की लाडली गुड़िया चार्वी की। इस गुड़िया को उसके दादा दादी भी बहुत प्यार करते हैं। उसकी हर फरमाइश पूरी करते हैं। चार्वी के मम्मी पापा की सरकारी नौकरी थी। इसके कारण दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी अपने अपने काम के लिए चार्वी को दादी के पास छोड़कर निकल जाते थे। दिन भर चार्वी गुड़िया अपनी दादी के पास खेलती रहती, पर वो हमेशा सोचती कि काश मेरा एक दोस्त होता जो हर वक्त मेरे साथ खेलता, क्योंकि दादा दादी के अलावा दिन में उसके साथ कोई नहीं रहता था। एक दिन गुड़िया की चंदा दादी उसको कुछ खिलौने दिलाने के लिए चार्वी को बाजार लेकर गई। वहां पर चंदा दादी ने उसको कई सारे खिलौने दिलाए। उन सब खिलौनों में एक पुतला भी था जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। वो उसको भी लेकर घर आ गए। घर आने पर दादी अपना काम करने लग गई और चार्वी गुड़िया अपने कमरे में उस पुतले को देखने लगी और सोचने लगी कि काश ये पुतला ही मेरा दोस्त बन जाता। और जैसे ही उसने ये सोचा कि अचानक वो पुतला सचमुच का बच्चा बन गया। उसको देखकर पहले तो चार्वी डर गई, पर पुतले ने उसको समझाया कि मैं तो एक महान देश का राजकुमार था, पर मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने धोखे से मुझे पुतला बना दिया। पर उसने कहा था कि जिस दिन कोई साफ दिल वाली लड़की तुम्हें छूकर ये विश करेगी कि काश ये असली का बन जाए, तब तुम सचमुच में वापस असली के हो जाओगे। ये सुनकर चार्वी बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और राजकुमार ने हाँ किया और वो दोनों खेलने लगे। इतने में चार्वी की मम्मी स्वीटी ने आवाज लगाई, उठो चार्वी बेटा, बहुत देर हो गई तुम्हें सोते सोते। उठो जल्दी और फटाफट तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है। एक नगर में रामसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रूपमती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों से नजर बचाकर रूपमती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था, तो उसने सुना कि रूपमती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकराल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकराल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके घुड़साल में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। घुड़साल में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और घोड़े रूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पिठ पर चढ़ गया। घोड़े रूपी राक्षस ने समझा कि यह व्यक्ति ही विकराल राक्षस है और मुझे पहचानकर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़-खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा और मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोच ही रहा था कि सामने पेड़ की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर पेड़ की शाखा को हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर पेड़ की शाखा से लटककर बच गया। उसी पेड़ पर घोड़े रूपी राक्षस का एक मित्र शिकारी रहता था। उसने डर से भागते हुए घोड़े रूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है।
तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। शिकारी की बात सुनकर चोर को शिकारी पर बड़ा क्रोध आने लगा। शिकारी उससे दूर ऊंची शाखा पर था। चोर ने उसे ललकार के कहा, दम है तो नीचे उतर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। चोर की बात सुनकर शिकारी भी ताव में आकर नीचे कूद पड़ा और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। चोर ने शिकारी को खूब मारा। अब शिकारी को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकराल राक्षस के पंजे में आ गए हो। उसकी बात सुनकर चोर बोला, राक्षस अब तेरा ही नंबर है, तू भी आजा मैदान में। और चोर राक्षस से जा भिड़ा और उन दोनों में भी खूब लड़ाई हुई और चोर ने राक्षस को हरा दिया और उसे घोड़े से बांधकर उसको घसीटते हुए राजमहल लेकर पहुंचा। सब लोगों ने यह नजारा देखा तो सारे के सारे चौंक गए और सोचने लगे, ये कौन है जो इस राक्षस को घसीट कर ले आया है। तभी वहां पर रानी रूपमती भी आ गई। उसने उस राक्षस को इस हालत में देखा तो रानी ने खूब ताली बजाई और चोर को धन्यवाद किया और वहां के राजा ने चोर और राजकुमारी दोनों का विवाह करवा दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। ढोलक गांव में एक सुस्त और कामचोर मारू किसान रहता था। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता और दोनों मियां बीवी को भूखे रहना पड़ता था। एक दिन मारू किसान की बीवी को बड़ा गुस्सा आया और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने मारू को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दीं। दिन भर चलते चलते जब मारू थककर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। मारू उसी की ओर बढ़ चला। मारू ने वहीं पर बैठकर बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। उसने सोचा कि अगर चारों रोटियों को आज ही खा डाली तो कल परसों या आगे तक नौकरी नहीं मिली तो क्या खाऊंगा। इसी सोच विचार में मारू बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब मारू से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। क्योंकि कुआं बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। लेकिन उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब मारू की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए चारों परियां कुएं से बाहर निकलकर उस दानव मतलब मारू से विनती करने लगी, हे दानव राज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दे तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर मारू हक्के बक्के रह गया। समझ में न आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई। इसलिए उन्होंने एक जादुई छड़ी और उड़ने वाला लिहाफ मारू को दिया और बोली, इन दोनों चीजों से जो भी चीज आप मांगोगे वो आपके सामने तुरंत पेश हो जाएगी। यह बात कहकर परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे मारू की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों जादुई चीजों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी।
तब मारू उड़ते हुए लिहाफ को पहनकर और हवा में उड़ता हुआ घर को वापस लौट पड़ा और घर जाकर बीवी को सारा वाकया सुनाया और दोनों बहुत खुश हुए और जादुई छड़ी से रोज नए नए पकवान मांगकर खाने लगे। एक बार एक राजा और एक मंत्री था। उन दोनों के एक एक पुत्र थे। दोनों पुत्रों में भी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों अक्सर साथ ही शिकार खेलने जाते थे। एक दिन की बात है, दोनों मित्र एक साथ शिकार करने एक जंगल में गए। काफी देर तक शिकार करने के बाद दोनों को बहुत प्यास लगी, तो मंत्री के बेटे ने कहा, राजकुमार आप यही विश्राम करिए, मैं आपके लिए नदी से जल लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगा। जब वो नदी किनारे पहुंचा तो उसने वहां पर देखा कि एक शेर को किसी परी ने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं इस परी के जाने के बाद इस शेर से बात करके देखता हूँ, क्या पता ये कोई मनुष्य हो जिसे परी ने कैद कर दिया हो। और वो परी के जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद परी जाते ही वो शेर के पिंजरे के पास आया और शेर से पूछा, शेर राजा कौन हो तुम? तब शेर बोला, मैं पास के सोनार देश का राजकुमार हूँ, मुझे यहाँ इस परी ने कैद कर रखा है। क्या तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल कर बचा सकते हो क्या? राजकुमार बोला, ठीक है मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। राजकुमार जैसे ही पिंजरा तोड़कर उसे बाहर निकालने लगे तो उधर से वो परी आ गई और राजकुमार से बोली, तू यह क्या कर रहा था? राजकुमार बोला, मैं इसको तेरी कैद से आजाद कराऊंगा। तब परी बोली, तुझे इसको छुड़ाने से पहले मुझसे लड़ना होगा। राजकुमार बोले, चाहे कुछ करना पड़े पर मैं इसे आज छुड़ाकर ही रहूंगा। और दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें वो परी कभी ड्रैगन बन जाती, कभी कुछ बन जाती, पर फिर भी वो राजकुमार से नहीं जीत पाई और अंत में हार गई। और जीतने के बाद अपने राजकुमार ने उस परी से कहा कि अब तू तेरे जादू से इसे वापस मनुष्य में बदल दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब परी ने अपने जादू से उस शेर को मनुष्य बना दिया और दोनों राजकुमार अपने अपने देश को लौट आए। एक वन में भीमसेन नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज भीमसेन को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद भीमसेन ने कहा, मुझे एक तालाब याद है, वह पाताल के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं चलें। लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उस बैठक में इसी संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हमें हमारे चंद्रदेव के पास जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सारे मिलकर रात होने पर चंद्रदेव के पास गए और उनको इस समस्या के बारे में बताया। यह सुनने के बाद चंद्रदेव बोले, तुम घबराओ मत, मैं चंद्र नगरी से एक दूत को भेजकर हाथियों को समझा दूंगा और वो तुम्हारा तालाब छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन लंबकसेन नाम का दूत खरगोश बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकसेन भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यह मत आया करो। गजराज बोला, तू कौन है? लंबकसेन बोला, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो।
गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकसेन बोला, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था, इसलिए आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। गजराज बोला, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकसेन अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया और दूत ने चंद्रदेव को पुकारा और जैसे ही चंद्रदेव प्रकट हुए गजराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे माफी मांगकर लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। तो दोस्तों, अपने देखा हमें कोई भी समस्या आने पर हमेशा अपने परिवार और समाज के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।